हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी स्टूडेंट, आज अपन एक नया यूनिट नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखिए सिंपल इसको लहजे में अगर अपन समझे तो ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें अपन रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं एंड रेट लो की स्टडी करते हैं। तो अपन सिंपली केमिकल दो वर्ड से बना होता है, केमिकल एंड काइनेटिक्स या फिर डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं इसको। तो लिख सकते हैं आप डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का फैक्टर अफेक्टिंग उसकी डील्स करते हैं एंड कोरिलेटेड एंड कोरिलेट रेट लो एंड कोरिलेटेड रेट लो, और किसका करेंगे, विथ द मैकेनिज्म, विथ द मैकेनिज्म of the reaction is called chemical dynamics या chemical kinetics। तो सिंपल सा अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करें, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करें एंड जो रिएक्शन है उसका रेट लो अपन स्टडी करें। इस ब्रांच को अपन बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले अपन छोटे से टर्म से इसको शुरुआत करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हाँ जी, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिखता हूं, रेट, रेट क्या होती है अपनी, इज इक्वल टू प्लस माइनस dx बाई dt। जहां पे ये जो dx है, dx क्या है अपना, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है और कितने समय में वो चेंज होता है, मतलब टाइम टेकन। इसी को रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो रेट अपना क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt प्लस माइनस अपन बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है और मैं टाइम के बीच में अगर प्लॉट की बात करता हूँ तो हमेशा यही होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से पी में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो स्टार्टिंग में जब अपन रिएक्शन शुरुआत करते हैं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रहती है, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है, टाइम चलता रहता है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए, ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है जो क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज होती रहती है। कॉमन रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कभी अपन ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन, कॉमन सभी रिएक्शंस में ऐसा तो होता ही होता है कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, चेंज होती रहती है, जिसमें अपन बोल सकते हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है। और कंप्लीट टाइम की एक बार बात करें कि रिएक्शन कंप्लीट होगी, 100% टाइम की बात करते हैं, तो जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है। तो सिंपली यही है, चेंज क्या चेंज हो रहा है,
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में और कितने समय में हो रहा है, उसी के रेशियो को अपन बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट की अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट की बात करें तो ऊपर क्या अपना कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या हो जाता है अपना मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और अपॉन टाइम सेकंड, तो इसको मैं बोल सकता हूं मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, बात को समझना ध्यान से। अब देखिए मैं अलग अलग रेट्स की यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन की बात करूं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट रिएक्शन अपने पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पी बन रहा है और ये रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, हो सकती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा मैं बात करूं, ये जो रिएक्शन है ए से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, ये रिएक्शन हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। ये रिएक्शन, यही रिएक्शन अपनी nth ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, मतलब सेकंड थर्ड दैट्स ऑल, nth ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है। और कुछ और टाइप की रिएक्शन की बात करें, ए रिएक्टेंट है और ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, बी प्रोडक्ट बना रहा है, सी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। मोस्टली अपन देखते हैं इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं अपन साइड रिएक्शन, मतलब साइड रिएक्शन की भी अपन बात करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे अपन बात करेंगे, ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है एंड बी से प्रोडक्ट सी बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, इसको बोलेंगे अपन कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। तो सिंपली अपन ने देखा कि रिएक्शन अपन ए से प्रोडक्ट पी में बन रहा है, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, nth ऑर्डर हो सकता है, साइड रिएक्शन हो सकती है एंड कॉन्जुगेटेड रिएक्शन हो सकती है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले इनका नॉर्मल अपन कंसंट्रेशन एंड टाइम की बात करें कि किस टाइम, मतलब टाइम के अनुसार जो कंसंट्रेशन होती है किस तरह से चेंज होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ग्राफ सिंपल की, यहाँ पे कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। अगर मान लीजिए अपने को प्लॉट कुछ इस तरह से मिले, लीनियरली डिक्रीजेज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, लीनियरली डिक्रीजेज हो रही है, मतलब लीनियर डिक्रीजेज हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं है, एकदम कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं लीनियर, लीनियर इंक्रीज, किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और इसको अपन बोल सकते हैं लीनियर डिक्रीजेज। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है अपना जब रिएक्शन किस टाइप की हो, जब रिएक्शंस जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो। तो हमेशा ध्यान रखना जब अपने को लीनियर प्लॉट मिलता है, कंसंट्रेशन एंड टाइम की वर्सेस में लीनियर प्रोडक्ट अगर मिलता है, तो वो सारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट सेकंड एंड nth ऑर्डर की बात करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हाँ जी, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम, ओके। टाइम को मैं स्मॉल टी से लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम को अपन टेम्परेचर से भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी को। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है लीनियरली डिक्रीजेस नहीं होती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीजेस नहीं होती है, ठीक है। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी लीनियरली इंक्रीजेज नहीं होती है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसी सारी चीजें कहाँ पे देखने को मिलेगी, अपने जीरो ऑर्डर के अलावा जितनी भी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, जितनी भी रिएक्शन है वहां पे इस टाइप का जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा, लीनियरली डिक्रीजेज जीरो ऑर्डर और नॉट लीनियर डिक्रीजेज या फिर लीनियर इंक्रीजेज, ऐसा प्लॉट फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड रिएक्शन में देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं साइड रिएक्शन की, ए से बी एंड सी। तो देखिए इस टाइप की रिएक्शंस में मान लीजिए मैं बात करता हूँ, ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। तो यहाँ पे अपने को कंडीशंस देते हैं,
ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए आपको कंडीशन दे दी कि K1 रेट कांस्टेंट ज्यादा है K2 से। फर्स्ट कंडीशन अपने को ये दे दी, ठीक है, ये अपने को कंडीशंस दे दी। और दूसरी कंडीशन अपने को क्या दे दी, K2 ज्यादा है K1 से। तो यहाँ पे टू टाइप्स के प्लॉट अपने को मिलेंगे कंसंट्रेशन एंड टाइम के वर्सेस में। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका आपको यही ध्यान रखना है। आप एक काम करना, ये मान लीजिए पानी का टैंक है और इसमें रिएक्टेंट ए है, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, इससे बी भी बन रहा है, मतलब दूसरा पानी का टैंक है, यहाँ पे अपने को बी मिल रहा है। और इसी से अपने को क्या मिल रहा है, इसी से अपने को सी मिल रहा है। कॉन्जुगेटेड रिएक्शन सिंपल। और मैं बात करूं ए से बी, इसका रेट क्या है K1 और इसका क्या है K2। तो यहाँ पे K मान लीजिए एक नोट है, एक नोट है K, मतलब एक तरह से रिएक्शन को प्रोसीड होने में जो कांस्टेंट है वो है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको एक बात बोलूं कि ये जो K1 है ये ज्यादा होगा, मान लीजिए एक एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है, और उस टैंक से दो टैंक लगे हुए हैं, एक K1 नोट, K1 डार्ट मान लो आप, तो ठीक है, या फिर आप नल मान लो, और एक K2 है जिससे C बन रहा है, K2 नल मान लो। अगर मैं K1 को ज्यादा खोल दूं, K1 को ज्यादा खोल दूं, तो जो सारा का सारा रिएक्टेंट है वो B की तरफ जाएगा। मतलब K1 जो रिएक्टेंट कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट, उससे प्रोडक्ट बनते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको, यहाँ पे एक डार्ट लगी हुई है K1 की, इसको मैं क्या कर दूं, ज्यादा कर दूं, रेट कांस्टेंट इसको मैं ज्यादा खोल दूं, ठीक है। ये मान लीजिए नल है एक, ये एक नल है, इसको अपन K1 बोल रहे हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, खोल दिया ज्यादा, कंपेरेटिव किसके, K2 के। तो ज्यादा अपने को प्रोडक्ट किसका मिलेगा, B का मिलेगा। मतलब रेट ज्यादा किसकी होगी, B की ज्यादा रेट होगी कंपेरेटिव टू C की रेट की। और दूसरी कंडीशन, अगर मैं K2 ज्यादा कर दूं, K2 वाला नल है वो ज्यादा खोल दूं, तो C प्रोडक्ट है वो ज्यादा मिलेगा अपने को। मतलब रेट कौन सी ज्यादा होगी, C वाले की रेट ज्यादा होगी कंपेरेटिव टू B की। तो देखिए इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं आपको। ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है अपना। अपने को ये पता है कि A की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होगी ही होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट, इसमें बी भी है और प्रोडक्ट सी भी है। तो बी का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी या फिर सी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो मान लीजिए बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं जिसमें बी की कंसंट्रेशन का ये ग्राफ है और सी की कंसंट्रेशन का ये ग्राफ है। ये बी की कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है और सी की कंसंट्रेशन कम इंक्रीज हो रही है। ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा स्टूडेंट तभी पॉसिबल होगा जब क्या हो, K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा अपन बात करें, ये कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम ए की डिक्रीजेस हो रही है और इसमें सी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेरेटिव टू प्रोडक्ट बी की कॉन्सेंट्रेशन से। तो सी वाला मतलब K2 ज्यादा है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, इस वाली कंडीशन में पॉसिबल होगा। तो दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए। साइड रिएक्शन में आपको कंडीशंस दे दी जाएगी कि कौन सा रेट कांस्टेंट ज्यादा, कौन सा कम होता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉन्जुगेटिव रिएक्शन की। चलिए फिफ्थ नंबर का एग्जांपल अपना, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, ए से बी मान लीजिए K1 है इसका कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये बी से सी में K2 रेट कांस्टेंट है। और आपको कंडीशन क्या दे दी, कंडीशन ये दे दी K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 ज्यादा होता है K2 से। तो यहाँ पे आप क्या फील करोगे, यहाँ पे फील करोगे ए टैंक था, उसी से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और उसी से क्या बन रहा है, बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। यही बात है। यहाँ पे जो नल लगा हुआ है उसको K1 बोल रहे हैं, यहाँ पे नल लगा हुआ है उसको K2 बोल रहे हैं। अब देखिए सिंपल सा आपको फीलिंग सारी होगी कि K1 में ज्यादा खोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन इस चीज को तो लिख लेंगे बिना कुछ डिस्कस किए हुए ही कि ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में मान लीजिए ये इतना मेटेरियल था,
अपन पानी की बात कर लेते हैं। तो K1 को मैं ज्यादा खोलता हूँ तो, और K2 को क्या खोलता हूँ, कम खोलता हूँ, तो इसमें पानी ज्यादा रहेगा, और K2 क्या है, कम है, इसमें पानी क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि K1 पूरा खाली हो जाएगा, ऊपर वाला टैंक पूरा खाली हो जाएगा, सारा का सारा पानी K2 में आ जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा बहुत पानी, सारा का सारा पानी इसमें आ जाएगा, मतलब जो बी है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो पानी है, क्योंकि K2 भी तो एक लगा हुआ है, बी से भी तो सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेकिन उसका रेट क्या है, कम है, अपन कंडीशन में क्या ले रहे हैं, कम है, तो कुछ हिस्सा बी से सी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, ए की कंसंट्रेशन बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उस समय सी की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज तो होगी। ये मान लीजिए बी की कंसंट्रेशन है, उस समय सी की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी, इतनी नहीं होगी, ठीक है। मतलब इस टाइम पे अगर मैं बात करूं कि बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, लेकिन अब बी में ए से बी तो कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली, ठीक है। अब बी से सी में कन्वर्ट होना है, चाहे वो डाट कैसी भी हो, ठीक है। तो क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी और सी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। तो ये बी की कंसंट्रेशन है, ये सी की कंसंट्रेशन है, समझना आपको इससे। मतलब आपको नॉर्मली टैंक या वाटर से टंकी से आपको मतलब इसको फील करना, महसूस करना है। एक टैंक के ऊपर ए है, उससे पानी बी में आ रहा, फिर बी से पानी सी में आ रहा, और मैं ए और बी के बीच में जो नल लगा उसको ज्यादा खोल दूं, इसको थोड़ा सा कम खोल दूं, बी एंड सी के लगा उसको कम खोल दूं, तो ज्यादा पानी बी में आ जाएगा, लेकिन बी का कुछ पानी भी सी में चला जाएगा, क्योंकि वहां पे भी नल है लेकिन वो थोड़ा बहुत खुला हुआ है। अब क्या होगा, कंप्लीटली बी में ट्रांसफर हो गया ए का पानी, ठीक है। फिर जो ए में बिल्कुल खाली हो गया, बी में कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, तो केवन की जरूरत नहीं पड़ी, अब K2 है। तो K2 चाहे धीरे धीरे जितना भी खुले, लेकिन धीरे धीरे सी का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। ये बात अपन ने समझाई है। सिंपली अपन देख रहे हैं इसमें कि कंसंट्रेशन एंड टाइम के वर्सेस में किस तरह की प्लॉटिंग होती है, किस तरह के प्लॉट होते हैं। तो सारी रिएक्शन की अपन ने चर्चा की वन बाई वन करके। रेट अपना dx by dt होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, माइनस का साइन लगाते हैं अपन, ठीक है। इस साइन की बात करता हूं मैं, देखिए ये जो प्लस माइनस का अपन ने लगा रखा है, हाँ जी, प्लस माइनस, प्लस का मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, माइनस का मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और ज्यादा इसका रोल नहीं है, ठीक है। बस केवल अपन समझने के लिए इसको रखते हैं। देखिए तो आगे, हाँ जी, अब मैं बात करता हूँ रेट लॉ। नेक्स्ट अपना हेडिंग है रेट लॉ। देखिए समझिए क्या होता है रेट लॉ। लिखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द इफेक्टिव concentration of reactants, to the effective concentration of reactant, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट लॉ, ठीक है। तो किस तरह से इसको अपन लिखेंगे, ए से प्रोडक्ट पी बन रहा है, इसका रेट, रेट क्या प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एन मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ से रेट अपनी क्या होगी, इस प्रोपोर्शनल को मैं हटाऊंगा, तो नया एक प्रोपोर्शन कांस्टेंट, कांस्टेंट अपने को मिलेगा के, ठीक है, रेट कांस्टेंट जिसको अपन बोलते हैं, और ये हो जाएगा अपना एन। यहाँ पे क्या है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और इससे मैं अगर रेट कांस्टेंट के की यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, देखिए, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना
रेट अपॉन ए की पावर एन। ओके है। रेट किस में होगी अपनी? रेट अपन ने पढ़ा है, रेट क्या है? dx बाई dt, मतलब मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। टाइम इनवर्स भी बोल सकते हैं सेकंड, मतलब सेकंड में भी हो सकता है अपना टाइम, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है। और ए क्या है अपना? कॉन्सेंट्रेशन, मोल लीटर इनवर्स और इसकी पावर एन। देखिए इसको सोल्व करता हूं मैं आगे, तो ये हो जाएगा अपना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ओके, डिवाइड बाई मोल की पावर एन और लीटर की पावर माइनस एन। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा सारे हिस्से को, तो हो जाएगा अपना मोल वन माइनस एन, क्योंकि ये वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस एन का हो जाएगा, लीटर माइनस वन है, एन माइनस का ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। ये आपको के की रेट पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको सिंपली किस तरह से देखना है के की रेट को? के की रेट की जब भी बात करें, रेट कांस्टेंट की जब भी बात करें, तो ये होता है अपना मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। इस तरह से लिखना आप, मोल के ऊपर लगाना वन माइनस एन, लीटर के ऊपर एन माइनस वन। ये सिंपली अपना रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। जरा देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मैं बात करूं, मान लीजिए के की यूनिट है, क्या होती है अपनी? एम एल सेकेंड इनवर्स। एम के ऊपर क्या लगाते हैं पावर में? वन माइनस एन और इसके एन माइनस वन। अब मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, रिएक्शन कैसी है अपनी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू जीरो रहेगी, रख दीजिएगा। तो के की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी अपनी? एम। एम हो जाएगी, एन की जगह जीरो रख देंगे, ठीक है। और लीटर मतलब मोल लीटर, और एन की जगह जीरो रखूंगा तो माइनस वन, मोल लीटर इनवर्स। थोड़ा सा इसको बेटर रख दे, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो एन की वैल्यू वन रखेंगे, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। मोल की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो का मीनिंग्स क्या होता है? वन होता है। तो इसको अगर मैं लिखूं मोल की पावर जीरो और एन की जगह वापिस वन रखूं, तो लीटर की पावर भी जीरो, सेकेंड इनवर्स। तो किसी की भी पावर जीरो हो उसका मीनिंग्स वन होता है, दैट मीन्स सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की। और अगर मान लीजिए यही चीज हो सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, यही बात हो अपने सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सेकंड ऑर्डर के लिए अपन क्या बोल देंगे? एन की वैल्यू टू होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी के मोल इनवर्स लीटर की पावर वन और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू थ्री रखेंगे यहाँ पे, और अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल देंगे। अब देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके लिए है, कई बार अपने को पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है अपना, द यूनिट ऑफ 5/2 ऑर्डर रिएक्शन रेट, या फिर 5/2 रिएक्शन रेट, ऑर्डर रिएक्शन रेट अपन बोल सकते हैं। देखिए अपने को ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लीटर 5/2, मोल -5/2, सेकेंड इनवर्स। बी ऑप्शन है मोल 3/2, लीटर -3/2 लिख दूं, सेकेंड इनवर्स। सी ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, एंड डी ऑप्शन है लीटर 3/2 मोल -3/2 सेकेंड इनवर्स। ये फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाँ जी, ऑप्शंस देखिए क्या कर रहे होंगे आप लोग। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? 5/2, ठीक है।
एक बार मैं कर देता हूँ, n की जगह 5/2, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या पूछा है, 5/2 ऑर्डर की रिएक्शन रेट का ऑर्डर पूछा है, नहीं कि रेट कांस्टेंट का। आप फटाफट इस काम में लग गए होंगे कि यहाँ पे n की जगह 5/2 लिखते जाओ, मतलब आंसर अपना क्या आ रहा है, किसके समथिंग आ रहा है, 1 माइनस 5/2 लीटर 5/2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। मतलब ये कंप्लीटली क्या आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है अपने पास 3/2 -3/2, ये ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये रेट कांस्टेंट की यूनिट नहीं पूछी है, ये ओनली अपने को इतने ऑर्डर की रिएक्शन है उसी की यूनिट पूछी है, मतलब रेट, रिएक्शन ऑफ रेट की यूनिट अपने को पूछी है, ना कि रेट कांस्टेंट की रेट अपने को पूछी है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, जिक्र रखना, जल्दबाजी में मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आप गलत मत करना। रेट तो चाहे कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, रेट कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, रेट का मीनिंग सी क्या है, dx बाई dt। ये पहले भी अपन इसका डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो dx बाई dt की यूनिट आपको पूछी है, रेट की रिएक्शन आपको पूछी है, रिएक्शन रेट की यूनिट आपको पूछी है, ना कि रेट कांस्टेंट की। तो इस चीज का आपको बड़ा ध्यान रखना है। तो आंसर अपना सी रहेगा, ना कि बी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, 5/2 भी आ सकता है ऑर्डर, 3/2 भी आ सकता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये चीज चेक करना कि रिएक्शन रेट पूछा है या फिर रेट कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, 2 टर्म्स सीख गए होंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेट एंड रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट है अपना स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेट ऑब्लिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, देखिए इस टर्म को भी समझिए। हाँ जी, अपन क्या बात कर रहे हैं, कन्वर्ट, ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है पी में, एनमोल्स मान लीजिए। इसकी रेट अपन लिख के आ चुके हैं, क्या है रेट अपनी, के ए की पावर एन। अब मान लीजिए ये जो रिएक्टेंट है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीनिंग्स ए, ये मान लीजिए 1 m है, 1 मोल है। अगर कंसंट्रेशन 1 मोल है, देन क्या होगा, देन जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, के इक्वल हो जाएगी। और इसी रेट को मैं क्या बोल दूंगा, स्पेसिफिक रेट बोल दूंगा। और इस कांस्टेंट को आप क्या बोल दूंगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। देखिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो भी रिएक्टेंट्स अपने पास, एक दो जितने भी, उन रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मान लीजिए अपन 1 m ले रहे हैं, तो जो रेट होगी रिएक्शन की उसी को अपन स्पेसिफिक रेट बोलेंगे, और जो रेट कांस्टेंट होगा उसी को अपन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करना कि स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ये कब डिपेंड करते हैं, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 m है। तो इन दोनों की वैल्यू, स्पेसिफिक रेट एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सेम हो सकती है, सेम होती है, बट इसकी जो यूनिट होती है, स्पेसिफिक रेट की यूनिट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट, वो क्या सेम नहीं होती है। बिकॉज जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, बिकॉज जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये डिपेंड करती है रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की प्रोसीड हो रही है। क्लियर है बात। तो एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट एंड specific rate constant will be same. The value of specific rate and specific rate constant will be same, but the unity of specific rate constant, but the unit of specific rate constant depends upon order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ये डिपेंड करती है। क्लियर है बात यहाँ तक।
अब क्वेश्चंस में इनकी स्टाइकियोमेट्री पे लेता हूं। देखिए यहां से अपने को क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चंस है। देखिएगा एक क्वेश्चन अपने सामने, हाँ जी, क्वेश्चन फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है ए कन्वर्ट टू बी if concentration of A change from 2.0 m to 0.5 है, A की कॉन्सेंट्रेशन 2.0 से 0.5 m चेंज हो रही है, ठीक है, विद इन 10 मिनट। मतलब आपको क्या दे रखा है कि 10 मिनट में ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 से 0.5 हो गई। देन कैलकुलेट, इसमें फर्स्ट आपको करवा रखा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब ए के डिसअपियर होने की रेट क्या है। दूसरा आपको कैलकुलेट करवा रखा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी के फॉर्मेशन की रेट क्या है, ठीक है। चलिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आएंगे, इससे किस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टाइकियोमेट्रिक एक अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, किस तरह से लिखते हैं। चलिए रिएक्शन अपनी ए से कन्वर्ट, प्रोडक्ट बन रहा है 2B, तो स्टाइकियोमेट्री इसकी क्या रहेगी, स्टाइकियोमेट्री रेट क्या रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट क्या रहेगी। देखिए इसको मैं बोलूंगा, हाँ जी, डी अपॉन डी टी, माइनस का चिन्ह लग सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, लेकिन कभी भी इससे ये जो माइनस और प्लस का जो चिन्ह है इसको अपन कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मेरी माने तो आप हटा ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, स्टाइकियोमेट्री क्या कहती है, ए कन्वर्ट हो रहा है 2B में, ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी dB बाई dt, और कितने मोल्स हो रहे हैं ये अपने आ जाएंगे, ये लीजिए डिवाइड में आ जाएंगे जितने मोल्स है। मान लीजिए स्टाइकियोमेट्री में आपको इसकी लिखवाता हूँ 2A इज इक्वल टू 3B प्लस 2C, सपोज कीजिए, हो सकता है ऐसा भी। तो इसकी स्टाइकियोमेट्री रेट क्या होगी, dA बाई dt, और 2 आगे है तो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू dB बाई dt 1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू dC बाई dt 1/2 आ जाएगा। तो ये सिंपल स्टाइकियोमेट्री रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका है। चलिए अगर ये अपने को पता चल गया, ठीक है, तो अब देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा क्या है। देखिए ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, मतलब अपने को डीए दे रखा है, कितना दे रखा है 2.0 माइनस 0.5, इतना ही चेंज हो रहा है, मतलब 1.5। डीए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है, ये कॉन्सेंट्रेशन है एक तरह से चेंज। रेट में अपन सिंपली आज ही देख के आए dx बाई dt, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में भी जो चेंज होता है, उसी को अपन dx बोलते हैं। यहाँ पे dA हो गया, dB हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, dt अपने को कितना दे रखा है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में ये सारा काम हुआ है, ठीक है। तो यहां से अपन अपने को एक चीज पता चल गई, dA बाई dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.15, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर मोल, मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोल, मोल सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगी अपनी यूनिट्स, ठीक है। चले आगे, सेकंड ये सॉरी ये मिनट है, ठीक है, मिनट, मिनट इनवर्स थोड़ा सा देख लेना, मोल मिनट इनवर्स। अब अपने को क्या चीज पता करनी है, सबसे पहले तो अपने को देखना है डिसअपियरेंस ऑफ ए,
मतलब ए का डिस्पेयर होने का रेट क्या होगा, तो ए का डिस्पेयर होने का रेट क्या है अपना ये है, और बी का फॉर्मेशन का रेट क्या है, इसको बोलेंगे बी का फॉर्मेशन का रेट। ठीक है, चलिए तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया जो गिवन डाटा था, मतलब ए कितना डिसअपियर हो रहा है वो अपन ने इसकी रेट निकाल ली। तो इससे अपन बी की फॉर्मेशन की रेट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये डाटा अपने को दे रखा है -0.15 इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी 1/2। यहाँ से मैं डीबी बाई डी टी निकालू, और डीबी बाई डी टी क्या होगा मेरे लिए, प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा फॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये अपने को निकालना है, न कि टू बी। स्टाइकियोमेट्री लिखने का यही कारण है। तो इसको अगर मैं निकालूंगा तो 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.15, आंसर अपना ये जो भी आ जाएगा 3, ये आ जाएगा अपना 0.3। ठीक है, ये आंसर आप चेक कर लेना, समझ गए होंगे मेरी बात को आप। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने लेते हैं। हाँ जी, हम क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। रिएक्शन आपको दे रखे 2A, सपोज कीजिए 3B प्लस सी है। ओके, आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज फ्रॉम 5.0 m टू 2.0 m। ठीक है, मोलरिटी में दे रखी है, मान लीजिए किसी में भी दे रखी है, मोल में नहीं होती, मोलरिटी में होती है। ठीक है, मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ये एम ही लिख दो ताकि आपकी कहीं दिक्कत नहीं हो, मोल नहीं है मोलरिटी में है। ठीक है, या फिर मोल पर लीटर में भी हो सकती है। तो ये क्या अपनी मोलरिटी है। ठीक है, एम कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, न कि मोल्स होते हैं। चलिए आगे चलते। हाँ, ये क्या कर रहा है अपने को 5.0 से 2.0 चेंज हो रही है। ठीक है, विद इन 15 मिनट, 15 मिनट में ये काम हो रहा है। तो आपको क्या क्या पूछा है, फर्स्ट आपको पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ए के डिसअपियर होने की रेट क्या है। नंबर सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, एंड थर्ड आपको पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ये तीन चीजें आपको पूछी। तो सबसे पहले काम स्टाइकियोमेट्री लिख देता हूँ इसकी। रिएक्शन अपनी 2A से क्या बन रहा है 3B प्लस सी। तो इसकी स्टाइकियोमेट्री क्या लिखेंगे अपन, हाँ जी, DA बाई dt 1/2 इज इक्वल टू DB बाई dt 1/3 इज इक्वल टू DC बाई dt। यहाँ पे A क्या हो रहा है डिसअपियर, डिसअपियर की रेट क्या होगी, इसको निकालेंगे। अच्छा, फॉर्मेशन की रेट बी की पूछे तो ये निकालेंगे, सी की पूछे तो अपन ये निकालेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या डाटा गिवन है, ए की चेंज हो रही है, मतलब डीए आपको कितना दे रखा है 5.20 माइनस 2.0, दैट मीन्स 3.0, और टी कितना दे रखा है 15 मिनट्स। तो डीए बाई डी टी ये कितना दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है 3.0 अपॉन 15, मतलब ये आ जाएगा 0.2 m, ये आ जाएगी डी बाई डी टी। और डी बाई डी टी अपने को पूछा है डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो अपन निकाल देंगे, पहला आंसर अपने पास आ गया। अब मैं पूछता हूँ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो 1/2 डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 इज इक्वल टू 1/3 डीबी बाई डी टी, यहां से अपन निकाल लेंगे फॉर्मेशन ऑफ बी की, अपन यहां से निकाल लेंगे। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर देखिए डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको मैं 0.5 लिख दू 1/2 को। ठीक है, इंटू 0.2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये लीजिए अपना आंसर आ जाएगा इसकी 0.2 m हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, निकाल सकते हैं इसको अपन इजीली। तो ये क्या हो जाएगा 0.2
चलिए देखिए मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ। इसको आप सिंपली इस तरह से लिखो ना, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो 3, ये नीचे का नीचे रहेगा, इंटू 0.2, तो कितना आ जाएगा आंसर? 0.3 आ जाएगा। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं अपन? फॉर्मेशन ऑफ सी पूछा है अपने को, तो इसके लिए अपने पास दो तरीके होते हैं। या तो मैं इसको और इसको इक्वल कर दूं तो भी अपना आंसर सेम आएगा, या फिर इसको इसको इक्वल कर दूं तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए मैं इससे निकालता हूं। तो 1/3 dB बाई dt अपने पास कितना आ गया? ये आ गया इंटू 0.3 इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। तो ये आंसर आ जाएगा अपना, 3 से 3 कट जाएगा, 0.1 आ जाएगा n। ठीक है, ये बिल्कुल अपना आंसर रहेगा। और अगर आप इसको इससे लिंक करते हो, फर्स्ट को सेकंड थर्ड से, तो भी अपना आंसर सेम वही आना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चले आगे। इस तरह से अपने को इक्वेशन सॉल्व करना है। अब देखिए इस स्टाइकियोमेट्री में एक पैटर्न और होता है जो आजकल अपने को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए उस पैटर्न को भी आप समझना। पैटर्न है अपना, आपको रिएक्शन दे देंगे। मान लीजिए रिएक्शन है 2A 3B प्लस C है, और आपको गिवन डाटा कुछ इस तरह से देंगे। गिवन है माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही डिसअपियर रेट है। ओके, ये आपको दे रखा है के ए की पावर एन, गिवन है डाटा। दूसरा डाटा आपको दे रखा है डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू के बी ए की पावर एन, और तीसरा आपको दे रखा है गिवन डाटा डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी ए की पावर एन, और आपको पूछा है के ए के बी एंड के सी में रिलेशनशिप क्या होगी। इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से पैटर्न चलता है भाई क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो चलिए आपको एक काम आता है, स्टाइकियोमेट्री लिखनी आती है, तो लिख लेंगे इस रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री। क्या हो जाएगी? डी ए बाई डी टी 1/2 हो गया इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी। अब ये नेगेटिव यहाँ पे आप भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही मान लेना इसको भी। ठीक है, क्योंकि ये डाटा कभी भी अपने को माइनस प्लस नहीं करने हैं, केवल आपको समझाने के लिए। नेगेटिव का मतलब डिसअपियर, पॉजिटिव का मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, तो डीबी बाई डी टी, और ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू डीसी बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए अपने कोई डाटा गिवन है, आप एक काम करना, ये जो गिवन डाटा है इनको आप इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करना। करेंगे क्या? आप मान लीजिए जो गिवन डाटा है, इस गिवन डाटा को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 1/2 आएगा क्या? बिल्कुल यस आएगा। क्लियर है? ताकि अपना गिवन डाटा वही रही। मैं दोनों को 1/2 हटा देता हूँ, मतलब दोनों केस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मतलब सेम वही डाटा आ जाएंगे। दोनों को मैंने 1/2 से कर दिया। कहां से कर दिया? ये लीजिए, इसको आप देखना। अब अपन देखेंगे डीबी बाई डी टी 1/3 से मल्टीप्लाई है, तो इसका भी मैं लेफ्ट साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और तो इसको भी अपन 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डीसी बाई डी टू में कुछ भी नहीं करना है, चलिए छोड़ देते हैं। अब अपने को क्या मिल गया? अपने को ये मिल गया कि 1/2 डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 के ए की पावर एन, यही होता है। 1/3 डीबी बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगी इज इक्वल टू 1/3 के बी ए की पावर एन, और डीसी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है? ये गिवन है अपने को, इसमें कुछ चेंज किया ही नहीं अपन ने, ये अपने को मिल गई। अच्छा, ये मिल गई अपने को, तो अपने को क्या काम करना है? अपने को ये काम करना है, देखिए यहाँ से स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्या मिल गया अपने को? 1/2 के इज इक्वल टू 1/3 के बी इज इक्वल टू के सी। ठीक है, या तो आपको ये रिलेशनशिप दे देगा। तो कभी भी देखिए रिलेशनशिप मतलब आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, आपको होल नंबर्स में देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? इन सारी वैल्यूज को ऐसी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें
इन 2 का और 3 का, मतलब अपन जो एलएचएस लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एलएचएस ही बोलते हैं इनका सबका। तो अपन इसका एलएचएस 6 से लें, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको भी 6 से एंड इसको भी 6 से, तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3Ka इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2Kb इज इक्वल टू 6Kc। ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिल सकता है, आपको ये मिल सकता है कि ओनली ये भी मिल सकता है 3Kb 2Kb, मतलब आपको मिल सकता है, सॉरी Ka है यहाँ पे, एक Ka इज इक्वल टू 2/3 Kb, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। जरूरी नहीं है तीनों का ही आपको रिलेशनशिप पूछा जाए, आपको Ka Kb की पूछ सकते हैं, Kb Kc की पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पॉसिबल कर सकते हैं। जरूरी ये है कि अपने को ये पैटर्न पता होना चाहिए। फिर कुछ भी XYZ अपने को पूछे, आपको इन दोनों की रिलेशनशिप पूछ ली, 2Kb इज इक्वल टू 6Kc, तो आपको ये पूछ लिया Kb क्या कितना होता है, तो Kb कितना होता है 3Kc, ये भी अपने को ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, ध्यान रखना इस पैटर्न को। चलिए और कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स की। क्वेश्चन है अपना, आपको दे दिया मान लीजिए 2a से दे दिया 3b प्लस सी, और गिवन डाटा है, हाँ जी, 1/2 da/dt इज इक्वल टू Ka की पावर a। दूसरा डाटा गिवन है 1/3 db/dt इज इक्वल टू Kb की पावर a/n। और तीसरा अपने को डाटा दे रखा है dc/dt इज इक्वल टू Kca की पावर, ये अपने को डाटा दे रखा है। Ka, B एंड C में अपने को रिलेशनशिप निकालनी है। देखिए, निकालने के लिए इसका स्टैइक्योमेट्री लिखेंगे, तो ये आ जाएगा अपना da/dt 1/2 इज इक्वल टू db/dt 1/3 आ जाएगा, और C को मैं क्या लिख दूंगा, इज इक्वल टू dc/dt। तो देखिए यहां से ये वैल्यू अपने को गिवन है, ये वैल्यू कितनी है Ka, देखिए सिंपल है, ये तो एकदम सिंपल है। इसकी वैल्यू गिवन है अपने को कितनी है, इज इक्वल टू Kb a की पावर n। इसकी वैल्यू dc/dt की वैल्यू भी गिवन है, तो ये लीजिए Kc a की पावर n हो जाएगा। तो अपन ये काट देंगे a की पावर n से a की पावर n, तो अपना रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, k की पावर a इज इक्वल टू Ka इज इक्वल टू Kb इज इक्वल टू Kc। ये अपने को रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। सिंपल सा, और सिंपल कर दिया मैंने इसको। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको और चेंज करूँ, थोड़ा सा अपना और इसको टिपिकल मोड में ले जाए। और क्या आप लोग को पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं, रिएक्शन दे रखी है 2a इज इक्वल टू 3b प्लस सी, ये रिएक्शन दे रखी है, और आपको क्या क्या गिवन है ये मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, आपको गिवन है 1/3, माइनस प्लस का निशान कोई मायने नहीं रखेगा मेरे लिए, da/dt, इसकी वैल्यू दे रखी है K1 a की पावर 2, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा अपने को गिवन डाटा दे रखा है 2/3 db/dt, इसकी वैल्यू दे रखी है K3 a की पावर 2। ओके, और तीसरा अपने को डाटा गिवन है 1/3 dc/dt इज इक्वल टू K2 की पावर a की पावर 2। ठीक है, K2 a की पावर 2, ये अपने को डाटाज दे रखे। ठीक है, और अपने को वही पूछा है K1 K2 एंड Kc में क्या रिलेशनशिप है, या फिर K1 K2 में क्या रिलेशनशिप है, या फिर K1 K3 में क्या रिलेशनशिप है, या फिर K2 K3 में क्या रिलेशनशिप है। देखिए उसी स्टेप से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा उलझाट में आपको पढ़ना नहीं है। इसका अपने को स्टाइक्योमेट्री रेट लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, da/dt 1/2 हो जाएगा, जो भी यहाँ पे मोल्स होते हैं नीचे आ जाएंगे, इज इक्वल टू 1/3 db/dt और इज इक्वल टू dc/dt। अब आपको क्या करना है, जो डाटा गिवन है उसको देखो एक बार तो आप,
और जो अपन स्टाइक्योमेट्री लगानी है उसको देखो। अपन ये देख रहे हैं कि स्टाइक्योमेट्री अपने को दे रखी है 1/2 dA/dt और ये डाटा गिवन है 1/3। इन दोनों को आप किसी भी तरह से आप सेम करो, किसी भी तरह से आप सेम करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये 1/2 अपना आ जाना चाहिए। 1/2 अपना क्या आ जाएगा, अगर मैं इस वैल्यू को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस सिंपल सी यही तो गणित है। अब मैं dB/d2 dt 1/3 है, तो इस वैल्यू को मैं 1/3 dB/dt बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, इसको मैं कर दूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये चाहिए अपने को। तो इधर मैं RHS भी 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा ही करूंगा, क्योंकि दोनों डाटा सेम चलते, दोनों वैल्यू सेम चलती है। भाई LHS है, RHS इक्वल है, तो LHS को मैं 5 से गुणा करूं तो RHS को भी करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, सेम वही बात है। dC/dt और यहाँ पे दे रखा है 1/3 dC/dt, तो इसको ओनली मैं dC/d3 करने के लिए क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 से 3 कट गया, dC/dt आ गया। तो इस वैल्यू को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इधर वाली, ये वैल्यू क्या बन गई, देखिए। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको ऊपर वाली को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 से 3 कट गया, मतलब 1/2 dA/dt लिख देंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 dB/dt। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dC/dt। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई, ये वैल्यू इसके बराबर हो गई। अब इसका यहाँ पे अपन मान लिख देंगे। देखिए 1/2 dA/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 K1 A⁴, 1/3 dB/dt इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1/2 K3 A⁴, और dC/dt की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 3K2 A⁴। क्या क्या चीजें कट रही है वो काट दो, रिलेशनशिप आ जाएगी। ये कट गया अपना A²। अपने को क्या मिला, 3/2 K1 इज इक्वल टू 1/2 K3 इज इक्वल टू 3K2। चाहे जो भी रिलेशन आपको पूछे वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का रिलेशनशिप निकालने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका LHS अब की अपन बात करें, LCM बोलते हैं, सॉरी उसको, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त है, LCM उसको बोलते हैं, LHS नहीं बोलते, LCM बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 आ जाएगा, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रहेगी, एक फुली कंप्लीटेड वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3K1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K3 इज इक्वल टू 6K2। अब चाहे जिसी की भी आपको संबंध पूछ ले, K1 K3 के बीच में पूछ ले, K3 K2 के बीच में पूछ ले, K1 K2 के बीच में आपको रिलेशनशिप पूछ ले। तो स्टूडेंट, 2 क्वेश्चंस की यहाँ से अपने प्रैक्टिस की। ठीक है, जो सेकंड टाइप की इक्वेशन 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो सिंपली अपन ने स्टाइकियोमेट्री का रेट ऑफ रिएक्शन, डिस्पेरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसकी बात के लिए सिंपली अपने को 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए आगे अपना टॉपिक आता है, एक होती है अपनी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। लगा लीजिए हेडिंग, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यता। देखिए तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप नोट करते जाइए। एक तरफ आप लिख लीजिए मॉलिक्यूलरिटी, और दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सिंपली सी बातें आपको पता भी होनी चाहिए। हाँ जी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स participate in a stoichiometric reaction
एक स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। एक तो होता है पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, स्टाइकियोमेट्री में मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। दूसरा इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन आरडीएस स्टेप बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। और स्टाइकियोमेट्री रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्लियर है, लिख लेना अपने शब्दों में। दूसरी अपन बात करें कि मैं कोई भी रिएक्शन लिख रहा हूं और उस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करता हूं, जैसे मान लीजिए, पहले आप सुन लो बात को, उस रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी में चेंज नहीं आता है, मॉलिक्यूलरिटी में नो चेंज। अपन बोल सकते हैं अल्टरेशन ऑफ बैलेंस इक्वेशन, नो चेंज इन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। देखिए इसको समझिएगा भी आप। मैंने बात की एक रिएक्शन की H2 प्लस I2 और इससे प्रोडक्ट बन गया 2HI। और अगर मैं बात करता हूं 2H2 प्लस 2I2 तो प्रोडक्ट बन गया 4HI। और अगर बात करें अपन हाफ H2 प्लस हाफ I2, ये बन गया HI। मेरे कहने का मीनिंग यही है स्टूडेंट, अपन स्टाइकियोमेट्री में अगर चेंज करते हैं रिएक्शन के तो मॉलिक्यूलरिटी में चेंज नहीं होता है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन से जनरली तो अपन बात करते हैं कि जनरली कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अगर कॉन्सेंट्रेशन में इतनी ज्यादा कर दूं, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर दूं, एक्सेस में कर दूं, सपोज कीजिए मैं ये बोल रहा हूं आपके सामने A प्लस बी प्रोडक्ट B है, रेट क्या होती है इसकी, रेट होती है A की पावर n और B की पावर जो भी है, ये n है m है जो भी है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, एक अपन एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर इसका क्या होता है n प्लस m, समझने के लिए केवल। और मैंने आपको ये बोल दिया कि A की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं, लार्ज इंक्रीज कर देता हूं, एक्सेस में कर देता हूं, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है। ए की कॉन्सेंट्रेशन में एक्सेस में ले लूं तो ओनली बी की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी, और मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्सेस में ले लूं तो ओनली ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो दूसरा मीनिंग्स आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता है, अपन स्टाइकियोमेट्री में चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होती है, और जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होती है कॉन्सेंट्रेशन पे। लेकिन अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में इंक्रीज कर देते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है, डिपेंड ही नहीं करती है उस रिएक्टेंट पे। थर्ड थर्ड बात ये मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं होती कभी भी, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती है, और नेगेटिव वैल्यू भी कभी नहीं होती है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब आधा कोटीय विक्रिया भी हो सकती है, 1.5 कोटीय विक्रिया भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एक प्रैक्टिकली एक चीज देखी गई कि जो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जो नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली आज तक नहीं देखी गई है, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ हो सकती है, अपन बात कर सकते हैं, हो सकती है। तो तीन इसके डिफरेंस मोटे मोटे आपको समझ में आए। एक इसमें अपन बात कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चलता है, आरडीएस स्टेप से अपने को
पता चलता है। तो चारों बातें थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ से अपने को पूछे जा सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शंस दे रखी है 2a प्लस बी प्लस सी, और ये लीजिए प्रोडक्ट है, ठीक है। और आपको आपको दे रखा है द ऑब्जर्व रेट लो। ऑब्जर्व रेट लो अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, रेट इज इक्वल टू K1 K2 ए की पावर 2 B एंड K3, ये अपने को दे रखा है। तो आपको पूछा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। पैटर्न है ऐसे क्वेश्चन पूछने को, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, ये आपको पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी अपन ने भी चर्चा भी की है, Na प्लस MbC बन रहा है, तो इसका रेट अपन क्या लिखते हैं, रेट अपन क्या लिखते हैं, K A की पावर N B की पावर N, ठीक है। यही लिखते हैं कि अपन एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन N+M, वही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सेम वही चीज है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। चलिए हाँ जी, तो ये अपना कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, तो अपन एक नया कांस्टेंट भी तो लिख सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये है, मतलब मान लीजिए x है तो x की पावर 2 है, और b पे y है तो y की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। n है m है, जो भी अपन मान सकते हैं, ठीक है, ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं जाना, मतलब 2+1 ये अपना क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ऑप्शन में आपको देखे रखेंगे 3 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, जो भी है, तो कर दोगे इस तरह से क्वेश्चन सोल्व। दूसरा, इसमें सारे पैटर्न के क्वेश्चन अपन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन दे दी 2a प्लस बी प्लस सी, और ये दे दिया प्रोडक्ट, और आपको ऑब्जर्व रेट क्या दे दी है, ऑब्जर्व रेट दे दी इस पर 2K1 K2, कुछ भी दे सकते हैं, K3, और ये दे दिया a की पावर 2, b की कंसंट्रेशन की पावर 1 है, लिखे तो भी बढ़िया, और ये c है। अब आपको पूछ लिया रेट, आपको पूछ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए ऊपर क्या है 2, मतलब a की पावर 2, इसको आप नया कांस्टेंट मान लीजिएगा, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक नया कांस्टेंट है। और ऊपर क्या है, a की पावर 2 है, b की पावर 1 है, और नीचे c की पावर 1 है, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाली 2+1, और नीचे वाली अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो अपन सॉल्व करेंगे ना इसको, तो -1, तो ऑल ओवर मिला के कितनी हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह से भी अपने को दूसरा पैटर्न हो गया। अब एक पैटर्न और है इसका, एक पैटर्न और है, वो क्या है, देखिए बाकी जो अपना आगे अपन पढ़ेंगे एसएस स्टेडी स्टेट लॉ पढ़ेंगे, उसमें अपने को रेट भी अपन निकालेंगे, रेट भी अपन निकालेंगे जो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पे तो अपने को रेट दे दिया, रेट दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। कुछ रिएक्शन होती है एलिमेंट्री नहीं होती जिसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो वहां पे अपन उसका रेट निकालेंगे, रिएक्शन का निकालना भी बताऊंगा। दो तरह के मेथड होते हैं, ठीक है, ऐसे लो से भी अपन कर सकते हैं, और अपन जो इंटरमीडिएट्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से अलग अलग चलेंगे अपने, कौन सा यूज करेंगे कौन सा नहीं करेंगे उसका भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे मेथड की अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ओनली अपने को रेट दे रखा है, ऑब्जर्वर रेट दे रखा है, तो कोई सोचना है नहीं, ज्यादा दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको रिएक्शन दे दी ये वाली 2a प्लस बी प्लस सी, और इससे प्रोडक्ट बन रहा है P, और आपको रेट क्या दे दिया इस पर, रेट आपको इस पर दे दिया K1 K3 a की पावर 2 b की पावर 1/2 और डिवाइड बाई K3C और प्लस K2, ये आपको दे दिया, ये लीजिए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से, इस टाइप के रेट पे
आपको क्या कंडीशंस दे दी जाएगी। अगर आपको कंडीशंस नहीं दी जाए और ऑप्शंस दे दिया आपको, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया 3/2, बी ऑप्शन दे दिया 5/2, सी ऑप्शन दे दिया 1/2 और डी ऑप्शन दे दिया नॉट प्रिडिक्टेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट प्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो अपन क्या करते आए हैं, देखिए इसीलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। 2+½ ये कर लिया अपन ने, और माइनस क्या करते हैं अपन, ये 1 ही तो है, -1, तो यही करते हैं अपन ऑल ओवर मिला के। तो ये क्या हो जाता है अपना 5/2 -1 मतलब 3/2, ये लग रहा है अपना फर्स्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, फर्स्ट इसमें आंसर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस का अपन नोट प्रिडिक्टेबल करते हैं। आइए समझाता हूँ। देखिए अपने को कांस्टेंट यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो अपने को कंडीशंस देगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या देगा, इसी क्वेश्चंस को चौथे नंबर क्वेश्चन में डालना और इसी क्वेश्चन में आप कंडीशन डालना। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपको दे दिया जाए K3 C की वैल्यू है इज ग्रेटर देन K2 से, और दूसरी कंडीशन आपको दे दी K2 की वैल्यू ज्यादा है K3C से। ठीक है, मतलब K3C बहुत ज्यादा है K2 से। K3C एक समंदर है और K2 अपना क्या है, गिलास है। तो समंदर में अपन गिलास को जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इस कंडीशन में जो अपना रेट आएगा वो क्या लिखेंगे, K1 K3 A⁻², B⁻½ डिवाइड बाई K3C में K2 अपन जोड़ भी देंगे तो दिखेगा कौन सा, समुद्री तो दिखेगा। समुद्र में अगर अपन 1 लोटा पानी भी मिला देंगे तो समुद्री दिखेगा। और समुद्र क्या है यहाँ पे, K3C है, बहुत ज्यादा है, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अपना पहले वाला ही बन गया। क्या बन गया, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा, 2+½ हो जाएगा और -1, C⁻1 है -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। जब ये कंडीशन आपको दे दे तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। और कंडीशन अगर ये देती है अपने को तो इसके लिए रेट क्या लिखेंगे, K1 K3 A⁻² है, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा ऐसा कैसा, और डिवाइड बाई, अब इसमें K2 बहुत ज्यादा है, K2 समुद्र है और K3C क्या है, एक पानी का गिलास है। तो पानी के गिलास में को समुद्र में ऐड भी कर देंगे तो दिखेगा तो समुद्र का समुद्री दिखेगा, मतलब दिखेगा तो K2 ही। तो यहाँ पे ओनली अपन क्या लिखेंगे, K2 लिखेंगे। तो K2 के साथ कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। इसको अपन कैसे करेंगे, 2+½ तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस अपन ने देखा, रेट कांस्टेंट देखा, उसके क्वेश्चंस किए, स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चंस किए, रेट कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में उसके रिलेशनशिप के कांस्टेंट के क्वेश्चंस किए, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। शायद बहुत है इतना आज के लिए, प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना, शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, सारे पैटर्न अपन फॉलो करेंगे। CSR का एक रूल होता है, क्वेश्चंस करो पढ़ो, लेकिन उतना ही पढ़ो, उतनी ही पढ़ने की कोशिश करो कि अपन सही करें। ज्यादा भी पढ़ लिया कंफ्यूजिंग भी है, क्वेश्चंस गलत होगा, बहुत पीछे चले जाओगे। तो जरूरी नहीं है 100% सिलेबस अपन कवर करें, पॉसिबल भी नहीं होता है, पॉसिबिलिटी भी नहीं हो पाती है। जितना सिलेबस आप कवर करो, जितना चीजें पढ़ो, उतनी अपने को डेफिनेट होनी चाहिए कि यहां से अपना क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। और पैटर्न, टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस अपन कर लेंगे यहीं से। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।